हेलो एवरीवन, वेलकम टू रॉ एसएससी। आज है हमारी रैपिड मैथ्स 1.0 सीरीज़ की क्लास नंबर 8। जो भी बच्चे एसएससी के एग्ज़ाम सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ और एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी का कोई और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए ये सीरीज़ काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाली है, क्योंकि इस सीरीज़ में हम कवर कर रहे हैं 15 क्वेश्चन पर क्लास। और ये 15 क्वेश्चंस सारे अलग अलग चैप्टर्स से होंगे। ठीक है, कोई एक चैप्टर से सारे क्वेश्चंस नहीं होंगे, अलग अलग चैप्टर से होंगे। तो बेसिकली मिक्स प्रैक्टिस भी आपकी होती रहेगी और आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग भी होती रहेगी। ठीक है, ये कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जहाँ पर आप फॉलो कर सकते हैं, कि क्लास की पीडीएफ हम टेलीग्राम पे अपलोड करते हैं। तो जिन स्टूडेंट्स को बाद में रिवीजन करने के लिए पीडीएफ की ज़रूरत होती है, तो वो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट क्लास, करते हैं क्लास को शुरू। क्वेश्चन नंबर 1 है, इलेक्शन का क्वेश्चन है। पहली बार क्वेश्चन लिया है हमने, पिछली क्लासेस में हमने इलेक्शन का एक भी क्वेश्चन कवर नहीं किया था, ये फर्स्ट टाइम है। तो इसको डिटेल में समझेंगे कि इलेक्शन का क्वेश्चन कैसे डिज़ाइन करते हैं एसएससी, या एग्जाम में किस किस तरह से आता है, किस तरह से पूछा जाता है, क्या क्या चीज़ें दी होती है इसमें। तो इसको आराम से समझेंगे ताकि एक बारी चीज़ें समझ में आ जाए कि इलेक्शन होता क्या है। वैसे सुना सबने होगा कि इलेक्शन होता क्या है, बस अब समझना है कि इलेक्शंस में नंबर किस तरह से चल रहे हैं, क्या क्या बोल रहा है, कि कितने वोटर्स हैं, कितने नहीं है, किसने वोट डाला, किसने नहीं डाला, कौन जीता, इस तरह की बातें करता है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन रीड करते हैं पहले। बोल रहा है इन द इलेक्शन 8% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट। कास्ट का मतलब वोट डालना ही होता है। ठीक है, बोल रहा है 8% वोटर्स ने अपना वोट नहीं डाला। ठीक है, टू कैंडिडेट्स कंटेस्टेड द इलेक्शन इन विच द विनिंग कैंडिडेट गॉट 48% ऑफ द टोटल वोट्स। बोल रहा है जो दो कंटेस्टेंट थे इलेक्शन में, उसमें से जो जीता है उसको 48% वोट मिले हैं, किसके? टोटल वोट्स के। और वो जीत गया है 1100 वोट से। आता है ना, रिजल्ट आता है 2000 वोटों से जीते, 10,000 वोटों से जीते, ये वही चीज़ है। ठीक है, यानी कि जो विनिंग कैंडिडेट है उसको 48% मिले हैं टोटल वोट्स के, और वो जीता है 1100 वोट से, यानी कि हारने वाले से जो जीतने वाला है उसको 1100 वोट्स फालतू मिले हैं। ठीक है, वो पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ वोटर्स इन द इलेक्शन गिवन दैट ऑल द वोट्स कास्टेड वर वैलिड। ठीक है, इसमें वैलिड और इनवैलिड का भी चलता है, यानी कि अगर वोट डाला गया तो वो दो तरह से जा सकता है, एक वैलिड वोट होता है, एक इनवैलिड वोट होता है। ठीक है, जब इनवैलिड की बात करेगा तो हम उसको देखेंगे, लेकिन मैंने अभी बता दिया कि दो तरह के वोट इसमें पूछता है, कि वैलिड वोट है या इनवैलिड वोट है। ठीक है, अभी बोल रहा है कि सारे ही वैलिड है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व होगा। देखो, परसेंटेज का क्वेश्चन है, लेकिन ये फॉर्म है इलेक्शन वाले क्वेश्चन की, ये टाइप बनाया हुआ है एक तरह का। सब चीज़ों को ना, मतलब अलग थोड़ा सा स्टेटमेंट दे दिया तो उसको टाइप टाइप करते हैं हम। एसएससी में थोड़ा सा कल्चर है ये बोलने का, लेकिन क्वेश्चन किस पे बेस्ड है वो समझ में आना चाहिए, कि परसेंटेज दिया हुआ है और कुछ कैलकुलेशन करने को बोलता है। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है, 8% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स। मान लो, देखो हमने परसेंटेज करना सीखा है अभी 100 से। ठीक है, 100 से करना सीखा है, तो लेकिन इसमें क्या है, थोड़ा वोट्स ना फालतू चल जाते हैं, तो आप 100 भी लोगे, 1000 भी ले सकते हो, 10,000 भी ले सकते हो। ठीक है, डिपेंडिंग क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि आप जल्दी से जल्दी चीज़ों को काट पाओ। ठीक है, उसके बेस पे डिसाइड होगा कि आप क्या लोगे इसमें से। ठीक है, अभी हम बेसिक तरीके से करना सीख रहे हैं, बाद में अगर इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक होगी तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी पहले समझना है कि क्वेश्चन बोलता क्या है, क्वेश्चन को आप डिजाइन कैसे करोगे जब आप आंसर फाइंड आउट करोगे, क्योंकि कुछ तो लिखोगे ना, किस तरह से अप्रोच करोगे क्वेश्चन को। अभी वो हम वो सीख रहे हैं, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं सीख रहे हैं अभी। क्वेश्चन क्या बोलता है, सॉल्व कैसे करना है, अभी वो सीख रहे हैं सिर्फ। ठीक है, तो देखो हम मान लेते हैं कि 100 वोटर्स थे, ये मान लेते हैं टोटल नंबर ऑफ वोटर्स। ठीक है, उसने बोला 8% वोटर ने वोट नहीं डाला। 8% का मतलब क्या होता है, 100 का 8% क्या है, 8 लोगों ने वोट नहीं डाला। तो कितनों ने वोट डाला होगा भाई, 92 ने वोट डाला होगा ना। 100 में से 8 ने नहीं डाला तो कितने बचे, 92 ने वोट डाला है। ठीक है, उस फिर बोल रहा है कि जो विनिंग कैंडिडेट है उसको 48% ऑफ द टोटल वोट्स मिले हैं। भाई विनिंग कैंडिडेट का देख लेते हैं अब। विनिंग वाले को 48% ऑफ द टोटल वोट्स, ध्यान रखना जो मैं पढ़ रहा हूं ध्यान से ये चीजें पढ़नी है। 48% ऑफ द टोटल वोट्स, टोटल वोट्स कितनी है 100, 48% कितना हो जाएगा उसका, 48 वोट्स। ठीक है, इतनी उसको मिली है। एंड वन इलेक्शन बाय
1100 वोट्स। अब जो हार गया है, ठीक है, उसको कितनी वोट्स मिली होंगी? ठीक है, जो हार गया है उसको कितनी वोट्स मिली होगी? जब 48 इसको मिल गई है, टोटल वोट्स 92 डली है बस। ये तो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स है, ठीक है। वोट्स डली कितनी है? 92 डली है। 48 इसको मिल गई है, तो इसको कितनी मिली होगी? 92 में से आप 48 माइनस कर दोगे, कितना आ जाएगा? 44। तो यानी कि जो हार गया है उस कैंडिडेट को मिली है 44। किस बेस पे? अगर हमने 100 माना है, इस बेस पे भी बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर बोल रहा है कि जो जीता है इलेक्शन वो 1100 वोट से जीत गया है। अब यहाँ पे कितने वोट से जीत रहा है? देखो, अभी तो हम रेशो में बात कर रहे हैं ना, हमने तो लेट किया है। यहाँ पे भी तो जीत रहा है विनिंग कैंडिडेट। कितने वोट से जीत रहा है यहाँ पे? देखो 6 आओगे, सॉरी 4 वोट से जीत रहा है, ठीक है। 4 वोट से जीत रहा है, लेकिन यहाँ पे कितने वोट से जीत रहा है? 1100 वोट से। तो आपको दिया हुआ है 4 वोट की वैल्यू 1100 वोट्स है, मतलब 4 यूनिट की वैल्यू 1100 है। ये हमारी यूनिट टर्म्स में चल रही है क्योंकि हमने 100 लेट किया हुआ है, इसको यूनिट है सारी चीजें। ये हमारे 4 यूनिट की वैल्यू 1100 वोट है, ठीक है। बाद में उसने पूछा फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन द इलेक्शन गिवन दैट ऑल द वोट्स कास्ट वर वैलिड, ठीक है। पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन द इलेक्शन। टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने थे? 100 थे, ठीक है। 4 की वैल्यू है 1100, 1 की वैल्यू कितनी होगी? 1100 बटे 4। तो 100 की वैल्यू कितनी होगी? 1100 बटे 4 इंटू 100, ठीक है। 4 से कट कर दोगे 25 चला जाएगा। कितना आंसर आएगा? 2 जीरो तो पीछे ही है। 11 पंजे 55, 5 11 दूनी 22, 22 और 5 27, 27,500 आपकी टोटल वोट्स हो गई, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो गया। समझ में आया? काफी चीजें हैं इसमें, काफी एलिमेंट्स होते हैं, इसलिए क्वेश्चन ना काफी कंफ्यूजिंग बन जाता है। क्योंकि कभी कभी जब हम डेटा उतारते हैं ना सॉल्व करने के लिए, तो गलत डेटा उतर जाता है। यही सबसे बड़ी दिक्कत होती है इस क्वेश्चन में। आपको ये देखना है कि कब टोटल नंबर ऑफ वोट्स की बात कर रहा है, कब बात कर रहा है किसने कास्ट नहीं किए वोट, कब बात कर रहा है कि कितने वोट्स बचे, कब बात कर रहा है कि कितने वैलिड वोट्स थे। तो ये सारा डेटा अलग अलग चल रहा है, देखो, ठीक है। कभी बात करेगा कितने वोट्स विनर को मिले, कभी बात करेगा वोटर लूजर को कितने वोट्स मिले, कभी बात करेगा कि कितने वोट से जीत गया। तो आपको ये सारे जो टर्म्स है ना, इसका समझ में आना चाहिए कि किसका किसके साथ कैसे रिलेशन होता है, ठीक है। अभी बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन था ये, इसलिए मैंने बिल्कुल स्लोली समझाया आपको ये। मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूं। उसने बोला है कि 8% लोग ने वोट नहीं डाला। मान लिया हमने 100 वोट थे, ठीक है, 8 लोगों ने नहीं डाला तो 92 वोट बचे होंगे, ठीक है। फिर बोल रहा है कि 48% ऑफ द टोटल वोट्स मिले हैं विनर को। टोटल वोट्स कितने थे? 100। विनर को कितने मिल गए? 48, तो यानी कि 48 मिल गए उसको, ठीक है। लूजर को कितने मिले होंगे? जब टोटल वोट्स ही 92 डाले हैं, 48 उसमें से विनर को चले गए, तो लूजर को कितने मिले होंगे? 44, ठीक है। फिर उसके बाद बोल रहा है कि विनर ना 1100 वोट से जीत गया है। यहाँ पे कितने वोट से जीत रहा है? यहाँ से 4 वोट से जीत रहा है, तो यानी कि 4 की वैल्यू क्वेश्चन में 1100 दी हुई है। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1100 बटे 4 हो जाएगी। आपसे पूछा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स। हमारे टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने थे? 100। तो 1100 बटे 4 इंटू 100 कर देंगे, आपका कट के आंसर आ जाएगा 27,500 आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन सी आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। ये मैंने समराइज कर दिया दोबारा से क्वेश्चन को। धीरे से समझना है इस क्वेश्चन को, और ये जो डेटा अलग अलग दिया है उसको ध्यान से उतारना। मैं अभी फर्स्ट क्वेश्चन में ये बता रहा हूँ, क्योंकि जब आगे वाले वीडियोस में हम दूसरे दूसरे क्वेश्चन लेंगे, थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे, तो डेटा काफी ना कॉम्प्लेक्स भी हो जाता है कभी कभी, तो उसको ध्यान से पढ़ना होता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बारी। बोल रहा है बाय मिस्टेक इंस्टीड ऑफ डिवाइडिंग 702 रुपए, 702 रुपए है, किसमें डिवाइड कर रहा है? राम, रमेश और नरेश के बीच में डिवाइड कर रहा है। इस रेशो में डिवाइड करना था। इट वॉज डिवाइडेड इन द रेशो ऑफ दिस। करना इस रेशो में था, हो गया इस रेशो में। तो पूछ रहा है किसको कितना ज्यादा मिला और कितना ज्यादा मिला, मतलब किसको ज्यादा पैसे मिल गए, उसको कम मिलने थे, और कितने ज्यादा मिल गए, ये भी पूछ रहा है, ठीक है। तो देखते हैं, रेशो है, कंपैरिजन होगा और कुछ नहीं है, ठीक है। बोल रहा है पहले इस रेशो में देना चाहता था वो, अब ये रेशो फ्रैक्शन में लिखी हुई है, तो सिंपल में तो कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। इसको सिंपल में कैसे करोगे? देखो 1/3 इज टू 1/4 इज टू 1/6, इस तरह की फॉर्म में होना चाहिए, तभी तो कंपैरिजन होएगा इससे, ठीक है। कैसे करेंगे? इन तीनों का ना एलसीएम ले लिया करो। तीनों का एलसीएम जो आएगा उसको ऊपर वाली से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा? 12 आएगा, ठीक है। तो अगर आप 12 से मल्टीप्लाई करोगे इसको, तो 12/3 हो गया, काट दोगे,
3 चौक 12, ऊपर 12 करोगे 4 से कट कर जाएगा 3 आ जाएगा, ऊपर 12 होगा 6 से कट कर जाएगा 2 आ जाएगा। तो कह रहा है ये इस रेशो में बांटना था हमें, हमने बांट किस में दिया, 3:4:6 में बांट दिया। ठीक है, अब देखो ये इस रेशो में बटना था, तो अभी देखते हैं 702 बट कैसे रहा है। ठीक है, टोटल अमाउंट यही है, इस रेशो में बटना था, यानी कि इन सब का टोटल 702 ही है, तो इन सब का टोटल का इक्विवेलेंट 702 होना चाहिए, क्योंकि भाई कुछ पैसे इसको मिले, कुछ पैसे इसको मिले, कुछ पैसे इसको मिले। ठीक है, लेकिन टोटल में तो 702 ही होंगे ना, उनका रेशो लिखा हुआ है बस, तो हम यूनिट में कंपेरिजन करेंगे। 4 और 3 7 और 2 9, 9 की वैल्यू दी हुई है 702। ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 63, 72, 9 8 जा 72, एक की वैल्यू 72 हो गई। तो जो पहले बांटना चाहता था ना, 4 3 और 2, इस पे नाम लिख लेते हैं हम। ये राम की बात कर रहा है, ये रमेश की बात कर रहा है, ये नरेश की बात कर रहा है। ठीक है, एक की वैल्यू 78 है, यानी कि इसको इंटू 78 इतने रुपए मिलने थे, इंटू 78 इसको इतने रुपए मिलने थे, इंटू 78, इसमें वो करना चाहता था ऐसे। ठीक है, कर कैसे दिया उसने, 3:4:6 में, 6 और 4 10 और 3 13, यानी कि 702 की वैल्यू 13 है यहाँ पे। ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 पंजे 65, 5 2 13 चौक 52। ठीक है, एक की वैल्यू 54 हो गई। 3:4:6, यानी कि इसको 54 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसको इतने पैसे मिल गए, इसको भी 54 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको भी 54 से मल्टीप्लाई करोगे। अभी जो क्वेश्चन बोल रहा है ना, मैं बिल्कुल बेसिक तरीके से सिखा रहा हूँ, इसका इसकी शॉर्ट ट्रिक्स भी होती है इन सबके क्वेश्चन की करने की ना, लेकिन अभी बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की बात कर रहे हैं हम अभी। 8-10 क्लासेस में आप ये मत सोचना कि हाँ सारी ट्रिक्स आने लग जाएंगी, सब कुछ समझ में आने लग जाएगा, 15 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ये नहीं होने वाला है अभी। शुरू में बस आपको ये देखना है कि जिस चैप्टर का क्वेश्चन हम काम कर रहे हैं, जिसपे उस पे जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है वो चलता कैसे है कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन जब बोलता है तो वो अपने आप ही बात करता है कि किस से किस में आपको कन्वर्ट करनी है चीजें। ठीक है, तो अभी वो सीख रहे हैं हम, तो कोई स्टूडेंट कंफ्यूज ना हो कि ये क्वेश्चन तो बहुत लंबे तरीके से सॉल्व हो रहा है, पेपर में कैसे करेंगे, पेपर में जैसे करेंगे वो सिखाया जाएगा बाद में, लेकिन पहले ये तो बताओ कि हम कर क्या रहे हैं, किस चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। ये इसकी वैल्यू हो गई, ये इसकी हो गई, ये उसकी हो गई। ठीक है, देखो अब पूछ रहा है कि किसको ज्यादा मिले और कितना ज्यादा मिले। आपको बस इनको मल्टीप्लाई करके लिखना है, आपको ये पता चल जाएगा कि इसकी ज्यादा मिले हैं। ठीक है, देखो कर लेते हैं। 8 चौक 32, 2 3 गया, 7 चौक 28, 28 और 3 31, इसको मिले 312 रुपये। 8 तिया 24, 2 7 तिया 21, 2 23, इसको 234 रुपये मिले। 8 दूनी 16, 7 दूनी 14 और 1 15। ठीक है, 4 तिया 12, 5 तिया 15, 1 16, 4 चौक 16, 5 चौक 20 और 1 21, 6 चौक 24, 2 6 पंजे 30 और 2 32। अब देखो किसको ज्यादा मिले, इसको तो कम मिले, ये भाई साहब चले गए, इसको भी कम मिले हैं, ये भाई साहब भी चले गए, नरेश को ज्यादा मिले हैं। ऑप्शन में नरेश है क्या, हाँ जी नरेश है। ठीक है, कितने ज्यादा मिले हैं देख लेते हैं। 324 बाद में मिल गए, मिलने कितने थे 156, 8 आएगा। ठीक है, 11 में से 5 गए, 168, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। देखो इसके कंपैरिजन करने से ना आपको बस ये पता चलेगा, अगर आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल सही होगी ना, तो आपको ये पता चल गया इसके तो कम मिल रहा है, इसको भी कम मिल रहा है, ज्यादा किसको मिलेंगे, नरेश को ज्यादा मिल रहा है। ऑप्शन में ही देखो कितना आराम से दिया हुआ है, अगर 2 बार नरेश दिया होता तो कंफ्यूज हो जाता है, आपको निकालना पड़ता कि नरेश को 168 ज्यादा मिल रहे हैं, 170 180 कुछ भी डेटा दे सकता था वो, लेकिन यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है नरेश को ज्यादा मिले, एक ही ऑप्शन है, तो नरेश को टिक करके आगे बढ़ जाओगे आप। ठीक है, ये था क्वेश्चन, ये थी इसको कैसे कन्वर्ट करने हैं, ये हमने पहली बार किया है, तो आपको ये कन्वर्ट करना आना चाहिए नॉर्मल रेशो में, फ्रैक्शनल रेशो है ये। ठीक है, नॉर्मल में आना चाहिए। उसके बाद आपको कंपैरिजन सिखाया हुआ है कि एक यूनिट की वैल्यू, या अगर मान लो सम दिया हुआ है उसकी यूनिट्स की वैल्यू कितनी दी हुई है, आप कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, हम पहले काफी बार कंपैरिजन कर चुके हैं रेशो का, एक्चुअल वैल्यू से रेशो का कंपैरिजन कर चुके हैं पहले। उसके बाद जो जो बोल रहा है वो कर रहा है हमने, और पता चल गया किसको ज्यादा दिए हैं। ठीक है, यही था इस क्वेश्चन में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, डिस्काउंट की बात कर रहा है। अब यहाँ पे ये चीज आपने पहली बार देख रहे होगे, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट। सक्सेसिव का मतलब क्या होता है, ठीक है, फॉर्मूला चलता है, फॉर्मूला भी देखेंगे सक्सेसिव का। ठीक है,
बोल रहा है सिंगल डिस्काउंट की क्या वैल्यू होगी, जो कि दो डिस्काउंट है 15% और 12%, उसका सिंगल डिस्काउंट की वैल्यू क्या आएगी। पहले तो देखो नॉर्मल तरीके से देखते हैं ये बोल क्या रहा है। पहले क्वेश्चन ये बोल रहा है सिंपल तरीके से, अगर आपको 100 रुपये होते हैं आपके पास और 2 बार डिस्काउंट लगाया जाता है तो आपको कितना डिस्काउंट मिलता है टोटल, ये क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है, अगर मान लो आपको पहले 15% डिस्काउंट मिला, 15% मिल गया तो -15 कर दोगे आप, 85 आ गया। ये बेसिक तरीका है, मैं जो आपको बोल रहा हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझा रहा हूँ मैं अभी आपको। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है इसमें से 12% और घटा दो। ठीक है, इसका 12% निकालोगे आपका आंसर आ जाएगा, 100 में से माइनस करोगे आपका टोटल डिस्काउंट आ जाएगा। ठीक है, ये कह रहा है क्वेश्चन, ये इस तरीके से भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन जो इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालने का फॉर्मूला होता है x + y - xy/100। ठीक है, ये होता है। अब देखो x यहाँ पे कितना है 15 + 12 माइनस 15 × 12, 15 दूनी 30, 3 15 180। ठीक है, अपॉन 100, 15 और 12 27, माइनस इसको करोगे तो ये 1.8 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 2 माइनस करोगे 25, 25.2। ये आपका आंसर आ गया, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन फॉर्मूले से ही करते हैं, आसान पड़ता है। इस तरीके से क्या होता है मैं बताता हूँ क्यों नहीं करते हैं 100 मान के इस क्वेश्चन को। ठीक है, जब नंबर्स 12% और 13% आएगा ना, तो आपका आंसर यहाँ से जब कन्वर्जन करोगे ना तो आपको डेसिमल में जाना पड़ेगा। डेसिमल में कैलकुलेशन लेंदी हो जाती है, ये डेसिमल को एडजस्ट अपने आप करता है और सीधा एक बार डेसिमल माइनस करना होता है आपको। यहाँ पर चीज़ें 2-3 बार डेसिमल में भी चल सकती है। आपको पहले दे दिया मान लो 13% और आपके पास नंबर भी अगर एक दे दिया 113 था, आपको 113 का 13 निकालना है, 13%, तो डेसिमल में चीज़ें चलने लग जाती है। उसके बाद अगर 12% और बोल दिया तो भी डेसिमल में चला जाएगा। ठीक है, तो डेसिमल आपको देखना है कि डेसिमल से जितना अवॉइड कर सकते हो उतना करो। 100 से मान के इसलिए नहीं किया क्योंकि सेकंड फेज में इसको डेसिमल में जान कर यहाँ पे भी सकते हैं, आसान ही पड़ेगा, इतना बड़ा नंबर नहीं है 12% निकालना है इसका। ठीक है, लेकिन इसको सबसे सही तरीका यही होता है कि आप ऐसे करो, सिर्फ आप ये लिखोगे डायरेक्ट, ये तो मैंने आपको फॉर्मूला लिख के दिखाया, लेकिन वहां पे फॉर्मूला थोड़ा ना, आप ये लिखोगे सीधा। इवन स्टूडेंट सीधा सीधा ये लिखते हैं, उनको पता होता है x + y करना है 27, माइनस में से इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है डिवाइड बाय 100, सीधा ये वाले एक लाइन लिखते हैं, फिर माइनस करके आंसर लगा देते हैं। ठीक, ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में ये वाली चीज आपके नोट्स में होनी चाहिए। ठीक है, कि सक्सेसिव डिस्काउंट निकालते कैसे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल इंटरेस्ट का ही क्वेश्चन है। काफ़ी क्वेश्चन कर लिए सिंपल इंटरेस्ट के, लेकिन अलग अलग स्टेटमेंट आती है, अलग अलग तरीके से पूछता है, तो आपको हर स्टेटमेंट को ना एक बार इवेल्युएट करना आना चाहिए कि नई स्टेटमेंट देख के ये ना डर जाओ कि ये क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। पूछता सेम ही चीज़ें हैं। जब आपको फॉर्मूला पता है, एनपीआर वाली चीज़ पता ही है आपको कैसे निकाल रहा है, उसके अलावा थोड़ी ना कुछ और पूछ रहा होगा, बस वो चीज़ें घुमा देता है स्टेटमेंट राइट करते टाइम ना, कि किसका किसके थ्रू जा रहा है उस तरह से। अब देखो ये क्या बोल रहा है, ऑन सिंपल इंटरेस्ट अ सम ऑफ ₹640 बिकम्स 832 इन 2 ईयर्स। 640 रुपये 2 साल में 832 हो गए हैं। ठीक है, वट विल 860 बिकम इन 4 ईयर एट द सेम रेट। ये कुछ रेट से हुआ होगा, देखो पहले तो देखते हैं 2 साल में इंटरेस्ट कितना मिला है उसको। 832 टोटल अमाउंट हो गया है, 640 प्रिंसिपल अमाउंट था आपका। ठीक है, 9 और 4 13, एक बचा, 192 रुपये उसको सिंपल इंटरेस्ट मिला है, किसका, 2 ईयर्स का। 1 साल का पता करते हैं, 1 साल का पता करें डिवाइड बाई 2 कर दोगे, 2 9 से 18 और 96 रुपये हो गया। ठीक है, 1 साल का 96 रुपये मिल रहा है। आपको मैंने बताया था रेट निकालने का तरीका क्या है, कितने रुपए इंटरेस्ट मिला और किस पे मिला, ये एनपीआर से ही निकलता है, ऐसा मत समझना ये कुछ और लिख रहा हूं मैं। देखो दोबारा बोल देता हूं, सिंपल इंटरेस्ट इजिकल टू NPR/100, रेट निकालना है आपको यहाँ पे। ठीक है, रेट पहले से ही परसेंटेज में निकल जाएगा, नहीं तो 100 मल्टीप्लाई इधर जाके होगा ना, तो आपको पहले पता चलेगा। ठीक है, देखो सिंपल इंटरेस्ट था यहाँ पे। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट नंबर ऑफ ईयर्स यहाँ पे 1 था, देखो 1 साल में कन्वर्ट किया ना हमने पहले, तो यहाँ पे 1 हो गया तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। प्रिंसिपल अमाउंट देखो नीचे आएगा, यहाँ पे जब इसको इधर लेके आओगे तो नीचे आएगा, 100 देखो ऊपर चला जाएगा, इधर क्या बचेगा, रेट। तो ये इसका कन्वर्जन ही है, बस आपको डायरेक्ट याद रखना है रेट क्या होता है। ये आप प्रॉफिट लॉस में भी देखते हो ना, कि आप ऊपर कितना परसेंट मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, लॉस मिल रहा है, ऊपर लिखते हो, इनिशियल वैल्यू नीचे लिखते हो इंटू 100, तो आपको कितना परसेंट प्रॉफिट या लॉस हो रहा है वो पता चल जाता है। ऐसे ही रेट में भी है, वहीं से सेम चीज़ें चलती है, कुछ ज़्यादा अलग नहीं है ये। ठीक है, ये मैंने आपको बता भी दिया कि कहाँ से आया ये। आपको ये सिंपल इंटरेस्ट मिला, टोटल प्रिंसिपल अमाउंट ये था, इंटू 100 कर दोगे,
तो आपको रेट मिल जाएगा ये, ठीक है। 0 से 0 कट कर दो, 8 से कट रहा है, 8 8 64, 8 एक 8 दूनी 16, 4 से फिर काट दो, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2 से ये काट दो 5, 5 तिया 15, 15% रेट हो गया आपका, ठीक है। अब बोल रहा है 860 4 साल में कितने हो जाएंगे सिंपल इंटरेस्ट पे। 860 रुपए हैं, 4 साल बोल रहा है, 15% इंटरेस्ट बोल रहा है, निकाल दो। सबको आता है ये तो सिंपल इंटरेस्ट निकालना, फॉर्मूला ही है ये तो। 0 से 0 कट कर दोगे, 5 से 15, 5 दूनी 10, 2 से ये गया 2, 3 दूनी 6, 86 इंटू 6 हो जाएगा, 6 6 36, 3 8 6 48 और 3 5 1। कुछ मिस हो गया आई थिंक। कुछ तो मिस हुआ है। देखो 15% की बात कर रहा है, 860 की ही बात कर रहा है, ठीक है। अच्छा देखो कितना हो जाएगा, ये तो सिंपल इंटरेस्ट निकला है ना, हाँ कुछ नहीं है, अमाउंट पूछा है बेसिकली। फाइनल अमाउंट कितना बन जाएगा, 516 आया है सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल में प्लस करोगे 860 प्लस 516, 6 और 1 7, 8 और 5 13, 1376 आपका आंसर हो गया, ठीक है। यानी कि ऑप्शन बी आंसर है। मुझे लगा कि सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है, लेकिन हाँ ठीक है, फाइनल अमाउंट पूछ रहा है तो ऑब्वियस ही बात है प्रिंसिपल में जोड़ के पूछ रहा है वो, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू पूछ रहा है, तो प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिया हमने यहाँ पे, प्रिंसिपल में ऐड कर दिया हमने यहाँ पे, आंसर आ गया आपका, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एवरेज का क्वेश्चन है, पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है। द एवरेज ऑफ द मार्क्स ऑफ 25 स्टूडेंट, 25 स्टूडेंट है, ठीक है, इन एन एग्जामिनेशन वॉज कैलकुलेटेड टू बी 19। एवरेज कितना आया 19, ये एवरेज है। लेटर द टीचर रियलाइज दैट द मार्क्स ऑफ 2 स्टूडेंट्स वर टेकन एज 18 एंड 19 रिस्पेक्टिवली इंस्टेड ऑफ दिस एंड दिस। बाद में पता चला टीचर ने क्या है ना, 2 स्टूडेंट्स के मार्क्स इतने और इतने ले लिए, जबकि उनके मार्क्स इतने और इतने थे। पूछ रहा है न्यू एवरेज, मतलब एक्चुअल एवरेज कितना था क्लास का। भाई गलत डेटा लिया है तो गलत एवरेज आएगा ना, अगर सही डेटा ले लेते हैं तो कितना एवरेज आएगा ये पूछ रहा है। देखो मैंने बताया था कितना डिफरेंस है ना बस चीजों में, उसी के बेस पे ये चीज आप फाइनल निकाल सकते हो, कुछ टोटल निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है इसमें, ठीक है। 18 और 19, 37 है, यानी कि वैल्यू पहले ली थी 37, दोनों को सम कर रहा हूं मैं यहाँ पे। पहले 37 कर लिया था उसको कैलकुलेट, लेकिन उसके नंबर कितने थे 29, कितने कम है 6 कम, यानी कि 6 नंबर ज्यादा कैलकुलेट कर लिए टीचर ने, जबकि 6 नंबर कम थे, यानी कि एवरेज कम होगा 19 से, ठीक है। आंसर भी देखो सारे 19 से कम है, ये आपको पता चल गया ना क्यों हुआ। जब नंबर ज्यादा ले लिए गए तो एवरेज बढ़ जाएगा, जब नंबर एक्चुअल में कम थे तो एवरेज घट जाएगा। अब 6 था, 6 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो 25 बच्चों में। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए 6/25 भी तो कर सकते हो, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए ऐसे कर लो, डिवाइड करोगे जब आप इसको 0.0 पे नहीं गया, 0 लिख लिया पॉइंट, क्योंकि पहले तो जा ही नहीं रहा, 6 छोटा है ना। 0.25 दूनी 50, 10 बचा, 0 चला जाएगा, 25 चौक, तो 0.24 एवरेज घट जाएगा। पहले कितना था 19, 0.24 माइनस कर दो, 19.00 था, 6, 9 में से 2 गया 7, यहाँ पे 1 गया था, 18.76 आंसर है आपका। कहीं कैलकुलेशन में आई थिंक हमने मिस्टेक कर दी है, आंसर मैच नहीं हो रहा है यहाँ पे। 18 तो है, 18.68 है, कुछ गलत कट कर दिया आई थिंक, चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है। 25 दिन 50 हो गया यहाँ पे, तो ये कितना है 18 दूनी 36 और 1 37, ठीक है, 29, 8 है। देखो हाँ यहाँ पे ना ये डिफरेंस गलत ले लिया हमने, 6 नहीं है यहाँ पे, वैल्यू 8 है, तो यहाँ पे 8 आएगा, ठीक है। वैल्यू कितनी आएगी 0.80 हो जाएगा, 25 दिया 75, 5 बचा, 25 दूनी 50, 0.32 माइनस करना है आपको, 0.32 माइनस करना है, कितना आएगा आंसर 8, 6, 18.68, यानी कि ऑप्शन सी आपका आंसर आएगा। ऑप्शन सी सही आंसर है इसमें, ठीक है। समझ में आया ये, मैं एक बार दोबारा रिपीट करता हूं कि हमने किया क्या है। अगर नंबर कैलकुलेट करते टाइम या एवरेज कैलकुलेट करते टाइम अगर आपने वैल्यूज ज्यादा ली है तो आपका एवरेज ज्यादा ही आएगा, ठीक है। फिर बाद में वो बोल रहा है कि नंबर तो एक्चुअल में कम थे थोड़े से बच्चे के, तो जब कम नंबर लेंगे तो एवरेज घट जाएगा, ये आपको बेसिक चीज पता चली, 19 से कम एवरेज आएगा, ठीक है।
अब कितना कम आएगा ये देखते हैं। पहले वो नंबर्स थे 37, अब उनके नंबर्स हैं 29, तो कितने कम है 8। तो एवरेज कितने इक्वल में घटेगा? देखो एवरेज सब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है हर बच्चे के ऊपर। अब आप ये कह सकते हो ना हर बच्चे के 19 नंबर आए हैं, एवरेज करने पे आपको ये पता चल जाता ना कि जब आपका एवरेज है वो हर बच्चे के ऊपर कितने नंबर हैं, यानी कि 19 करके कैलकुलेट करोगे ना आप तो भी सम सेम ही आएगा, चाहे बच्चों के नंबर अलग अलग हो। एवरेज ये देता है कि एवरेज में एक बच्चे कितना स्कोर कर रहा है ये पता चल जाता है, ठीक है। अब एवरेज में स्कोर कर रहा है तो एवरेज में ही घटा देंगे उसको, इसको 25 बच्चों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे तो आपका एवरेज घट जाएगा। कितने इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पे? 0.32 वैल्यू आई है, तो एक्चुअल जो पहले वैल्यू थी उसमें से 0.32 घटा दो आपको, तो जो एक्चुअल और सही वैल्यू है, न्यू एवरेज है, वो आपका 18.68 निकल के आ जाएगा, ठीक है। इसको इसी तरीके से करना है इस क्वेश्चन को सोल्व कर, तो आप कैसे भी सकते हो। पहले निकाला 25 इंटू 19, फिर ये माइनस किया, फिर ये प्लस किया, फिर डिवाइड किया 25 से। ये तरीका भी करता है, लेकिन वो बेसिक तरीका होता है कि जब आपको चीज़ें समझ नहीं होती एवरेज चलता कैसे है। लेकिन जब आपको चीज़ें समझ में आ गई कि एवरेज होता क्या है, किस चीज़ की वैल्यू कैसे घटती है, कैसे बढ़ती है एवरेज की टर्म्स में, तो आप ऐसे करेंगे जैसे अभी कराया है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फीड टाइम डिस्टेंस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखते हैं। इफ राम कवर्स अ सर्टेन जर्नी एट 60% ऑफ इट्स यूजुअल स्पीड, ठीक है, कह रहा है कि जो उसकी एक्चुअल स्पीड है, जिस स्पीड से वो चलता है उससे 60% कम में चल रहा है, ठीक है। ही रीचेज द डेस्टिनेशन बाय 36 मिनट लेट। जब स्पीड कम है तो लेट पहुंचेगा, ऑब्वियस सी बात है, पहले स्पीड ज्यादा थी, नॉर्मल स्पीड उसकी ज्यादा थी तो टाइम से पहुंच रहा था, जब उसने स्पीड कम कर दी तो लेट तो पहुंचेगा ही ना आदमी। पूछ रहा है हिज यूजुअल टाइम टू रीच द डेस्टिनेशन। अब इस तरह के क्वेश्चन के ना सिंपल ट्रिक्स होती है, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को अभी पहले आपको ये समझाऊं कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है आपको, ठीक है। मान लो एक्स वाई लेके करते हैं, लेकिन आपको चीजें समझनी पड़ेगी, ये 36 क्या है, कैसे निकलता है, बेसिक टर्म्स में चलता कैसे है ये, ठीक है। देखो मानो एक्स डिस्टेंस था जो वो चल रहा है, 60% की बात कर रहा है यहाँ पे, 100 की टर्म्स में ले लेंगे तो 100 और 60 वाली हो जाएगी, तो आपस में सही सिंक्रोनाइजेशन हो जाएगा कि इजीली कट जाएंगी चीजें, ठीक है। ये है डिस्टेंस, मैंने एक्स को माना है डिस्टेंस। पहले समझो कि चल क्या रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। डिस्टेंस को मैं स्पीड से डिवाइड करूंगा तो आपको क्या मिलेगा? टाइम मिलेगा, ठीक है। पहले थी उसकी 100 वाई स्पीड, ठीक है, 100 वाई उसकी एक्चुअल स्पीड मान रहा हूं मैं यहाँ पे, ये सब समझाने के लिए कर रहा हूं मैं आपको, पहले क्वेश्चन समझना है। फिर वो बोल रहा है कि वो 60% अपनी यूजुअल स्पीड का चल रहा है, 60% चल रहा है तो 60 वाई से चलेगा। डिस्टेंस लिखा है यहाँ पे मैंने और यहाँ पे स्पीड लिखी है, ये भी टाइम है और ये भी टाइम है। देखो किस में टाइम ज्यादा लगेगा? जब उसकी स्पीड कम हो गई है तो टाइम ज्यादा लगेगा ना, ठीक है। जब उसकी स्पीड ज्यादा है तो टाइम कम लगेगा। अगर इन दोनों का डिफरेंस हम लिखते हैं तो 36 मिनट्स आता है, ठीक है, 36 मिनट्स आएगा, यही बोल रहा है क्वेश्चन में। ये इक्वेशन समझानी है मेरे को आपको, इसलिए मैं इतना टाइम ले रहा हूं कि ये क्या चीज है। मान लो आप डिस्टेंस था x किलोमीटर, वो अपनी यूजुअल स्पीड से कम स्पीड में चल रहा है। जब कम स्पीड में चलता है तो डिस्टेंस ज्यादा लगता है, ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये मतलब इससे बड़ी वैल्यू है, इस वाली टर्म से बड़ी वैल्यू ये है, इसलिए हमने इधर लिखा है इसको। इन दोनों को माइनस करते हैं तो वो बोल रहा है 36 मिनट लेट, 36 ही तो आएगा। सपोज करो यहाँ पे 1 घंटे में पहुंचता है, यानी कि 60 मिनट में पहुंचता है, ठीक है। लेट है ना यहाँ पे 60 मिनट में, जहाँ पे जल्दी पहुंचेगा यहाँ पे सपोज 40 मिनट में पहुंच जाएगा, तो यहाँ पे पता चल गया ना कितना लेट है। यहाँ पे 20 मिनट फालतू ले रहा है तो 20 मिनट लेट है, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 20 ही तो आएगा। यहाँ पे यही चीज तो दी हुई है 36 की टर्म्स में कि कितना लेट है वो आपको पता चल गया, यहाँ पे भी माइनस करके लेट ही पता चल रहा है आपको कि कितना लेट है। समझ में आया ये इक्वेशन? इस इक्वेशन का गेम है सारा, सारी शॉर्ट ट्रिक्स ये, इसको मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड कर दो, डायरेक्ट डायरेक्ट लोग याद करते हैं, लेकिन इसको समझने की जरूरत है ये क्या बोल रहा है। अब आपसे पूछ रहा है कि यूजुअल टाइम कितना होगा डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए। यूजुअल टाइम जब आप निकालना चाहोगे तो डिस्टेंस तो एक्स ही है, यूजुअल स्पीड से चलोगे तभी तो यूजुअल टाइम मिलेगा आपको, ओरिजिनल टाइम। यूजुअल स्पीड कितनी थी? 100 वाई। आपसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है, ये वैल्यू पूछ रहा है, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो यहां से ये वैल्यू निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते, कोई बड़ा काम नहीं है, सीधा सीधा कॉमन लेना आना चाहिए आपको। ऊपर से एक्स निकाल लो, नीचे से वाई निकाल लो कॉमन, एलसीएम लोगे उधर 100 चला जाएगा, इधर 60,
अपॉन एलसीएम, इसको मैंने सिंपल सीधा सीधा लिख दिया है क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और कुछ नहीं किया है, इज इक्वल टू 36। ठीक है, एक्स बाय वाई 40 अपॉन 100 इंटू 60, यहाँ पे 36, 0 से 0 कट हो गया, इससे काटोगे 9 आ गया। ठीक है, एक्स बाय वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 9 6 54 00। आपसे पूछा है एक्स बाय 100 वाई की वैल्यू, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मैं यहाँ पे भी 100 से डिवाइड करना पड़ेगा ना, या आप ये इसको ऐसे लिख सकते हो, इसको ये कर लोगे 54 इंटू 100 लिख सकते हो, इस 100 को इधर ले आओ, एक्स अपॉन 100 वाई हो जाएगा, वैल्यू कितनी आ जाएगी 54। यही पूछा था, यही आपका आंसर है, मिनट्स में आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। समझ में आया क्या कर रहे हैं हम, क्या पूछा है, ये टर्म से फर्क नहीं पड़ रहा है किसी से, हमने एक्स लिया लेट किया, क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम हो रहा है ना, आप उसको इक्वेशन की टर्म्स में कैसे फ्रेम कर सकते हो, ये सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर बार ना इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो लिखा है ना मैंने, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये जो आया है, इसको हम फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं, हर चीज का डेरिवेशन बना लो, हर इक्वेशन का डेरिवेशन बना लो और फिर याद करते रहो उसको। इतना याद करते हैं कि कोई फॉर्मूला किसी और क्वेश्चन में लगा देंगे, कोई और फॉर्मूला किसी और क्वेश्चन में लगा देंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश नहीं करते कि क्वेश्चन फ्रेम कैसे हुआ है, क्वेश्चन में पूछा गया, अगर आपको ये इक्वेशन लिख दे तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई और कैलकुलेशन नहीं कर सकते क्या? अगर आप इतना सा कैलकुलेशन नहीं करते तो आप कैसे सोच रहे हो कि सीजीएल का पेपर, आप मैथ्स का पेपर आप क्लियर करोगे आराम से? अरे इतनी कैलकुलेशन तो आनी चाहिए ना, कि आपको डायरेक्ट डेरिवेशन की क्या जरूरत पड़ रही है हर बार, हर एक नई इक्वेशन हर एक नया डेरिवेशन दे देगी आपको, कितनी डेरिवेशन याद करोगे? जब बेसिक अरिथमेटिक में मैंने आपको बताया कि स्टेटमेंट का ही गेम होता है, जो बोल रहा है उसको उतारो और सिर्फ इधर से उधर मल्टीप्लाई डिवाइड करने का गेम होता है, कितना जल्दी करते हो उस बेस पे डिसाइड होता है कि कौन सा बच्चा ज्यादा स्कोर करेगा, कौन सा बच्चा कम स्कोर करेगा। ठीक है, तो ये समझ लेना, इसको ढंग से अपने नोट्स में उतार लेना कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा है और क्यों लिखा है, और ये जो पूछा गया है ये कैसे लिखा है मैंने, ये दो चीजें अच्छे से समझ लेना रिपीट करके इस वीडियो को। ठीक है, फिर जब नेक्स्ट क्या नाम है वीडियो में हम क्वेश्चन करेंगे, तो ऐसे ही क्वेश्चन मैं दो चार और रख दूंगा ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए कि ये इक्वेशन बार बार बनती कैसे है, और लास्ट में एक डेरिवेशन अगर आपको चाहिए तो मैं वो भी लिख दूंगा, लेकिन उससे सॉल्व तो मैं कराऊंगा नहीं, सिर्फ लिख दूंगा कि हाँ किसी को अगर बिल्कुल रट्टा ही मारना है ना कि हाँ सर इसकी शॉर्ट ट्रिक वाला एक फाइनल डेराइव करके जो फॉर्मूला बनता है वो सिखा दो, तो ठीक है वो भी लिख देंगे। ठीक है ना, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोट्स एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है, बोल रहा है अ मैन रो अ बोट अ सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इन 9 आवर्स वाइल इट टेक 18 आवर्स टू रो द सेम डिस्टेंस। डाउन स्ट्रीम में जा रहा है जब उसको 9 घंटे लगते हैं, उसको 18 घंटे लगते हैं जब सेम डिस्टेंस जा रहा है अप स्ट्रीम में। ठीक है, पूछ रहा है 3/5 ऑफ द सेम डिस्टेंस टिल वाटर में ट्रैवल करेगा तो कितने टाइम लगेगा उसको। अब यहाँ पे मैंने आपको बेसिक इक्वेशन से अब तक करना सिखाया है, लास्ट की इतनी क्लासेस हो गई हैं, बोट्स एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन मैं इक्वेशन से ही सिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं रेशो मेथड इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कि रेशो मेथड से भी ये होता है, आपको क्वेश्चन देख के समझ में आ जाएगा कि रेशो मेथड कब लगता है कब नहीं लगता। ठीक है, इसको कहीं लिख लेना आपको, रेशो मेथड इन बोट्स एंड स्ट्रीम। वो स्पीड टाइम डिस्टेंस की बात रही है, लेकिन आपको लगेगा नया कि हाँ कुछ नई चीज़ है, लेकिन मेरे लिए तो सेम ही चीज़ है वो, क्योंकि आपको जैसे ही चैप्टर बदलता है आपको लगता है कुछ नया कॉन्सेप्ट लग रहा है, मेरे लिए सेम ही कॉन्सेप्ट लग रहा होता है, किसी को किसी से डिवाइड करना है, परसेंटेज वैल्यू एवरेज वैल्यू सेम ही चीज़ है मेरे लिए। ठीक है ना, नाम बदलते रहते हैं, उसका वेरिएशन बदलता रहता है बस, और कुछ ज़्यादा चेंज नहीं होता है। अब देखो क्या बोल रहा है, मैंने स्पीड टाइम डिस्टेंस में बताया था आपको, एक बार लिख लेते हैं अपस्ट्रीम एक बार डाउन स्ट्रीम, टाइम स्पीड डिस्टेंस। मैंने आपको ये बताया था अगर आपको 100 किलोमीटर चलना है, डिस्टेंस अगर आपका कांस्टेंट है, एक बार आपकी स्पीड 25 है तो आपको टाइम कितना लगेगा 4 घंटे, एक बार आपकी स्पीड 4 है तो आपको कितने घंटे लगेंगे 25, यानी कि इन्वर्स में चलता है जब जब आपका डिस्टेंस कांस्टेंट है, यहाँ पर भी सेम डिस्टेंस चल रहा है। ठीक है, पिछले जो क्वेश्चन बहुत सारे कराए हैं उसमें भी लग जाएगा, तो आप बैक जाके पीडीएफ से क्वेश्चन कोशिश करना कि आप रेशियो मेथड से सॉल्व कर पाओ। ठीक है, इसलिए सिखा रहा हूं मैं, दो मेथड्स हैं, डिस्टेंस कांस्टेंट है तो टाइम स्पीड का रेशो इनवर्स रेशो होगा। ठीक है, बोल रहा है डाउन स्ट्रीम में 9 घंटे में कवर कर लेता है, डाउन स्ट्रीम में 9 घंटे लगते हैं उसको, 18 घंटे लगते हैं उसको अपस्ट्रीम में।
सेम डिस्टेंस है, डिस्टेंस तो सेम है, तो इनका इनवर्स रिलेशन होगा टाइम और स्पीड का। तो अप स्ट्रीम में स्पीड कितनी हो जाएगी 9, और डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी हो जाएगी 18। डिस्टेंस कितना हो गया 18 इंटू 9 ही लिख लो आप सीधा सीधा, ठीक है, अगर लिखना है पूरा। ठीक है, डिस्टेंस यही आएगा। टाइम मिल गया आपको, स्पीड मिल गई, डिस्टेंस मिल गया। अब देखो पूछ रहा है स्टिल वाटर में, मैंने आपको बताया स्पीड जब आपके पास दोनों हो जाती है, स्टिल वाटर स्पीड निकालने के लिए अपस्ट्रीम स्पीड प्लस डाउनस्ट्रीम स्पीड बाय 2 करते हैं, ठीक है। तो स्टिल वाटर स्पीड 18 प्लस 9 डिवाइड बाय 2 यानी कि 27/2, ये स्टिल वाटर की स्पीड हो गई। आपसे पूछा है कितने घंटे लेगा 3/5 डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए। डिस्टेंस कितना है 162, कितना करवाना चाहता है 3/5 डिस्टेंस ट्रेवल करना। ये तो हो गया डिस्टेंस, स्पीड हो गई ये, तभी तो निकलेगा टाइम। डिस्टेंस अपॉन स्पीड 27 हो गया, बाय 2 को इंटू 2 ऊपर लिख सकते हो, इस 5 को इधर लिख सकते हो नीचे, ठीक है, सेम ही चीज है। अब काटा पीटी कर दो, 9 पे चला गया, 9 एकम 9, 7 2 9 8 जा 72, ठीक है। 18 दूनी 36, 36/5 यानी कि 7.2 आपका आंसर आ गया, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। समझ में आया होगा आपको रेशो मेथड, काफी सिंपल है। देखो ये भी, इसमें इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं होती, नहीं तो इसमें मैं आपको कोई एक पर्टिकुलर सेम डिस्टेंस मान के उसके बाद लिखता डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डाउनस्ट्रीम स्पीड, डिस्टेंस अपॉन अपस्ट्रीम स्पीड, फिर उसको 9 आवर के इक्वेट करता पहले, फिर 18 के इक्वेट करता, दोनों की स्पीड आ जाती, स्पीड को डिवाइड बाई 2 कर देते तो आपका स्टिल वाटर स्पीड आ जाती, फिर 3 फीट डिस्टेंस निकालता, फिर उसको डिवाइड करता, फिर आंसर आ जाता। ये था हमारा तरीका जो अब तक सीखा, लेकिन मेरे को वो तरीका इसलिए सिखाना था कि आपको पता चले कि स्पीड टाइम डिस्टेंस में जब डिस्टेंस अपॉन स्पीड करते हैं, दोनों को माइनस करते हैं, तो क्या क्या चीजें आती हैं उससे निकल के, ठीक है। सेम चीजें रेशो की टर्म्स में भी चलते हैं, परसेंटेज और रेशो भाई भाई समझ लो चैप्टर को, ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, बस दोनों को लिखने के तरीके बदल गए हैं अलग अलग, इसलिए ही अलग अलग पढ़ते हैं हम उनको। तो क्वेश्चन आपको समझ में आएगा रेशो मेथड से। मैं इसमें एक होमवर्क भी दे रहा हूँ कि जो पिछली क्लासेस हुई हैं जिसमें हमने बोर्ड्स एंड स्ट्रीम का जितने भी क्वेश्चन किए हैं, कोशिश करना उनको रेशो मेथड से सॉल्व करने की। ना समझ में आया रेशो मेथड, यहाँ आके दोबारा समझना कि मैं क्या बोल रहा हूँ, फिर उसको करना, ठीक है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। असाइनमेंट वर्क का क्वेश्चन है, ए बी सी काम करते हुए दिख रहे हैं, बोल रहा है ए 4 टाइम्स ज़्यादा टाइम लेता है बी से और 5 गुना ज़्यादा टाइम लेता है सी से एक काम खत्म करने के लिए। सब साथ में काम करते हैं तो 4 दिन में काम खत्म हो जाता है, पूछ रहा है बी कितने दिन में काम खत्म कर देगा अकेला, ठीक है। ए बी सी तीनों का टाइम पता चलेगा तभी तो हम कुछ करेंगे, फिर एफिशिएंसी निकालेंगे, फिर टोटल टाइम निकालेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे, और फिर बी की एफिशिएंसी डिवाइड कर देंगे। ये तो हम सीखते ही आ रहे हैं, तो निकालने कैसे ये देख लो। अब बोल रहा है ए कितना ज़्यादा टाइम लेता है बी से, 4 टाइम्स ज़्यादा लेता है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 4 से, तो दोनों का पता चल गया कि कौन किसके इक्वल है। ए बाय बी का रेशो है 4/1, ठीक है। और ए 5 टाइम्स ज़्यादा लेता है सी से, ए लेता है 5 टाइम्स ज़्यादा सी से, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो बराबर हो गए। ए बाय सी का रिलेशन दिया हुआ है 5/1, ठीक है। अब ए यहाँ पे 4 है, एक बार यहाँ पे 5 है, ये तो चल नहीं रही बात, बराबर कर लेते हैं, इससे इधर 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। सॉरी, तो आ जाएगा आपका, तो जब आप ये लिखोगे ए बी सी, ए तो आ जाएगा आपका 20, ठीक है, सी आ जाएगा आपका 4, बी आ जाएगा आपका 5। कैसे क्रॉस, इधर से मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया तो इधर नीचे भी तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे, बी की वैल्यू 5 होगी, इधर 20 बन गया। देखो क्या बोल रहा हूँ मैं, ए बाय बी सेम बनाने के लिए 20 मल्टीप्लाई कर ले, क्योंकि 4 और 5 का कॉमन मल्टीपल 20 ही है सबसे पास का, ठीक है। तो इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 20, तो नीचे भी तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, इक्वेशन तो सेम ही रहनी चाहिए, ठीक है। दूसरी वाली इक्वेशन में कैसे करोगे, ए बाय सी है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20 हो गया, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ए की वैल्यू तो 20 हो गई, यहाँ पे दिख गई, सही है। तो बी की कितनी दिख रही है 5, तो 5 लिख दिया,
सी की कितनी दिख रही है? 4, तो 4 लिख दिया। ठीक है, सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ, लेकिन ये डायरेक्ट भी होता है, आपको सीधा ओरली भी हो जाती है ये चीज़ें, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो आप ओरली भी कर लोगे। ये 20 है, ये 5 है, ये 4 है। टाइम है, यानी कि नंबर, ये टाइम दिया हुआ है। एफिशिएंसी निकालोगे, एलसीएम ले लो 20, 1, 4, 5, ये एफिशिएंसी हो गई उनकी। ठीक है, बोल रहा है वर्किंग टुगेदर दे कैन फिनिश द वर्क इन 4 डेज। साथ में काम करते हैं, 5, 4, 9 और 1, 10, 10 काम करते हैं, मतलब 10 यूनिट काम करते हैं एक दिन में। तो 4 दिन में कितना काम करेंगे? 40 यूनिट काम कर देंगे, यानी कि ये टोटल वर्क हो गया आपका। पूछ रहा है बी कितने दिन में काम खत्म कर देगा अगर वो अकेला काम करेगा तो। बी का निकालने के लिए टोटल वर्क कितना है? 40। बी की एफिशिएंसी कितनी है? 4। आंसर कितना आ जाएगा? 10, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, सिर्फ आपको रेशो बनाना आना चाहिए। रेशो बनाना सिखा दिया है, कुछ ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, रेशो बनाना ईजी ही है बिल्कुल। ठीक है, बाद में तो सेम चीज़ है, एफिशिएंसी पता नहीं कितनी बार बता चुका हूँ, जितनी वीडियोज है, एक क्वेश्चन तो हर बार रहा है टाइम एंड वर्क का, हर बार बताया एफिशिएंसी, टोटल वर्क, सिंगल किसी बंदे का वर्क पूछ रहा है तो वो कितना कैसे निकालेंगे, सारी चीज़ें पहले रिपीट हो चुकी हैं। बस यहाँ पे क्या था कि आपको ये रेशो में दिया हुआ है कितने टाइम्स में, ये आपको इसमें कन्वर्ट करना था, बस ये चीज़ सीखने वाली थी इसमें, इसलिए इस क्वेश्चन को लिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोल रहा है द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ क्यूब इज 1.4 सेंटीमीटर। एक क्यूब है, अब कहोगे बना क्यों रहे हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, लेकिन एक रीजन है बनाने का। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट स्फेयर दैट कैन बी टेकन आउट ऑफ द क्यूब। इस क्यूब के अंदर से कट करते हैं स्फेयर को। देखो स्फेयर ना ऐसे कुछ बनेगा, ऐसे, और ये स्फेयर 2D दिख रहा है यहाँ पे, तो बॉल की तरह समझो, आपने एक बॉक्स में बॉल डाल दी, तो उस, ये कह रहा है एग्जैक्टली फिट हो रहा है, लार्जेस्ट की बात कर रहा है, एग्जैक्टली फिट हो रहा है, तो इसका ऊपर वाला सरफेस, ऊपर वाले सरफेस क्यूब के ऊपर वाले सरफेस से टच कर रहा है, यानी कि जो 6 के 6 सरफेस है ना, वो 6 के 6 सरफेस बॉल से टच कर रहे हैं। ठीक है ना, तभी मैक्सिमम स्फेयर निकलेगा, यानी कि जो स्फेयर का डायमीटर होगा ना वो क्यूब की साइड के बराबर होगा, तभी तो दोनों फेसेस पे टच कर रहा है। देखो अगर इस फेस पे टच करेगा और इस फेस पे टच करेगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? यही तो है डिस्टेंस, ये 1.4 ही तो है, यानी क्यूब की जो साइड है वो स्फेयर का डायमीटर होगा। स्फेयर का रेडियस कितना हो जाएगा? 0.7 सेंटीमीटर, भाई हाफ कर दोगे। ठीक है, डायमीटर डबल होता है। बोल रहा है वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट स्फेयर। अब स्फेयर का वॉल्यूम है, ये फॉर्मूला नहीं पढ़ाया तो ये फॉर्मूला लिखो। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई 22/7 आर, 7 × 7 × 7, देखो 0.7 है, मैं उसको नीचे डेसिमल में 10 नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखो कितना आएगा, 7 से 7 कट हो गया। ठीक है, उसके अलावा कुछ कट हो रहा है? कोई फायदा नहीं है 10 को कट करने का, डायरेक्ट डेसिमल लगा देंगे। ठीक है, हो जाएगा आपका, 3 नीचे छोड़ देते हैं, ये हो गया 88, ये हो गया 49, डिवाइड बाय 3 × 1000। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 49 को 88 से मल्टीप्लाई करो, 8 9 से 72, 7 8 चौक 32, 32 और 7 39, 2 9 3 2 9 2 11, 9 3 12 और 1 13 और 1 4, 4 3 1 2, 4 3 1 2 डिवाइड बाय 3 × 1000। ठीक है, 3 एकम 3, 13, 3 चौक 12। ठीक है, एक बचा 11, 3 3 9, 2 22 बचा, 7, 3 के बाद डेसिमल लगा लोगे 1.437, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ गई, यानी कि 1.44 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब आएगा, वॉल्यूम क्यूब में निकलता है तो इसकी वैल्यू सेंटीमीटर क्यूब, यूनिट इसकी सेंटीमीटर क्यूब होती है। ठीक है, अब इतना कैलकुलेशन में, कैलकुलेशन की शॉर्ट ट्रिक्स भी हैं, अभी कुछ नहीं सीख रहे अभी, क्योंकि फॉर्मूला पहली बार मैंने आपको सिखाया है, सिंपल तरीके से लिखा है, सिंपल तरीके से मल्टीप्लाई किया है, आपका आंसर निकाला है। ठीक है, यही था इस क्वेश्चन में, सिर्फ फॉर्मूला आपको बताना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। इसके बाद इसका टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, ये सब पढ़ेंगे एक बारी, जब स्फेयर का क्वेश्चन पूरा लेंगे तो पूरा स्फेयर एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको कि क्या चीज़ें होती है, क्या क्या टर्म्स यूज होती है, तो पूरा स्फेयर एक ही क्वेश्चन में खत्म कर देंगे। ठीक है,
अभी क्यूब के क्वेश्चन चल रहे थे, इसलिए क्यूब के क्वेश्चन को मैंने सिर्फ एक जो फॉर्मूला यूज हो रहा है वही मैंने आपको एक्सप्लेन किया है बस। जब स्फेयर के क्वेश्चन लेंगे तो पूरा एक बारी में ही स्फेयर को अच्छे से पढ़ा दूंगा मैं आपको, ठीक है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्री टाइम डिस्टेंस का ही क्वेश्चन लग रहा है। द डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन इन दिस आवर्स। अब देखो इक्वेशन टाइप दी हुई है, देख के डर नहीं जाना है। इतना किलोमीटर डिस्टेंस है, स्पीड पूछा है, आपको पता ही है ना क्या होता है स्पीड, यही तो होता है, ठीक है। डिस्टेंस लिख देते हैं ऊपर 125y³ -1, टाइम लिख लेते हैं नीचे, ठीक है। यहाँ पे आई थिंक मिस प्रिंट हो गया है या वो टाइपिंग मिस्टेक, यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, ये एक फॉर्मूला है यहाँ पे, इसको ऐसे लिखो पहले 5y³ -1, तब आपको समझ में आएगा 5y-1, ठीक है। फॉर्मूला लिख रहा हूँ a³ -b³ का, a - b a² + b² + ab, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है a³ - b³ का। यहाँ पे देखो a की टर्म ये है, इसका क्यूब कर रहे हैं, माइनस b टर्म ये है, इसका क्यूब कर रहे हैं, ये आना चाहिए, ठीक है। तो ये आएगा, तो ये लिखते हैं a - b लिखते हैं, यानी कि 5y-1, a² लिखना है, a ये रहा, तो यानी कि 5y का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25y², ठीक है, प्लस b², b कितना है 1 है, तो 1 का 1 रहेगा, प्लस ab 5y × 1 कितना हो जाएगा 5y हो जाएगा, अपॉन नीचे तो 5y - 1 चल ही रहा था, इससे ये कट गया, ये बचा, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही आंसर है, ठीक है ना। इसको डायरेक्ट फॉर्मूला अब जब ये आपको याद हो जाएगा ना, तो आपको पता ही ये वाली टर्म्स निकल के आती है इसको क्यूब में, अंदर सारा प्लस प्लस होता है, सारा प्लस प्लस एक ही में डी है, निकालने की जरूरत ही नहीं है, ये सब लिखने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि आपको ये फॉर्मूला नहीं पता अभी। अलजेब्रा का ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला अपने नोट्स में लिख लेंगे, याद होना चाहिए। इसके अलग अलग वेरिएशन भी होते हैं, वो आने वाले वीडियोस में, आने वाले क्वेश्चन जब मैं लूँगा तो सीख लेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही है इसमें, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो बोल रहा है 2 नंबर का रेशो दिया हुआ है आपको 6:5, उनका HCF दिया हुआ है, पूछ रहा है LCM है। ऐसा क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं हम, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन का रेशो, आपको एक फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था, LCM × HCF = प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। अब देखो एक चीज़ समझाता हूँ एग्जाम्पल से, 2 नंबर हैं 10 और 20, इनका रेशो कितना होगा 1:2। आपने जिससे कट किया ना इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, वही नंबर इनका ना HCF होता है। भाई 10 से कट किया इसको तो 1 आया, 10 से इसको कट किया तो 2 आ गया। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो ऐसा बड़ा नंबर जो इन दोनों नंबर को डिवाइड करेगा, इससे बड़ा कोई नंबर नहीं हो सकता इन दोनों को डिवाइड करने के लिए। किसी 2 नंबर का अगर HCF निकालना है आपको, तो वो बड़े से बड़ा नंबर आपको ढूंढना पड़ता है जो उन दोनों नंबर को डिवाइड करे। दूसरी कंडीशन क्या होती है, HCF जो 2 नंबर होते हैं उसमें से एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो छोटे वाले नंबर से बड़ा HCF तो हो ही नहीं सकता, यानी कि HCF जो सबसे छोटा नंबर है 2 नंबर में जो दिया हुआ है उससे छोटा ही होगा, या तो उसके बराबर हो सकता है या उससे छोटा होगा, ठीक है। अब देखो 10 था, 10 इसको डिवाइड करेगा, 10 इसको डिवाइड करेगा, हाँ HCF सेटिस्फाई कर रहा है यहाँ पे 10 है, ठीक है। तो ये जो काटते हो आप वो HCF होता है, वही चीज़ है यहाँ पे यूज़ करनी है बस, और कुछ नहीं करना। LCM आपको फाइंड आउट करना है, HCF दे रखा है 3। अब जब आपको पता चला HCF ही काटते हो, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इन दोनों को अगर x और x लेट करते हो आप यहाँ पे, तो x की वैल्यू 3 हुई ना, जिसके काटा गया उससे, तो नंबर्स भी लिख सकते हो आप। तो पहला नंबर कितना हो जाएगा 6 × 18, दूसरा नंबर कितना हो जाएगा 5 × 15, ठीक है। 3 से काट दो इसको, LCM कितना आ जाएगा 18 × 5 = 90। समझ में आया, ये डायरेक्ट भी निकलता है, क्योंकि ये एक x से एक, ये मतलब 2 3 3 यूज होते हैं यहाँ पे, एक 3 कट जाएगा यहाँ पे, 6 × 5 = 30 × 30, 3 से अगर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो तो सीधा LCM आता है। तो ये कहाँ से आता है, ये यहाँ से आता है। जब आपको ये पता चल जाएगा, एक HCF तो यहाँ पे काट दोगे आप, क्योंकि 2 3 यूज हो रहा है ना यहाँ पे, देखो यहाँ x की वैल्यू 3 है, यहाँ पे भी x की वैल्यू 3 है, एक 3 तो कट हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में चल रहे हैं सब कुछ, तो एक 3 बचेगा, यानी कि इन दोनों का मल्टीपल इंटू HCF LCM देता है। ये आपको पता चल गया यहाँ से, लेकिन आया कहाँ से है वो मैंने समझा दिया आपको, ठीक है ना।
ये फॉर्मूला ही यूज होता है, वहीं से ये डायरेक्ट टर्म निकलती है, तो आप एलसीएम डायरेक्ट निकाल सकते हो वहां से। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए प्लस बी की वैल्यू दी हुई है, ए बी की वैल्यू दी हुई है, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 पूछ रहा है, अलजेब्रा का क्वेश्चन है, सिंपल तरीके से सॉल्व करना है, कैलकुलेशन करनी है, और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। ए प्लस बी 11, देखो यहां से यहां तक पहुंचना है, स्क्वायर करोगे और फिर एक बार स्क्वायर करोगे, हम कर चुके हैं ना एक्स प्लस 1/x की टर्म्स में, स्क्वायर करने के लिए स्क्वायर करना होता है जब पावर 2 में जाना है, स्क्वायर कर दो इसका, बोथ साइड स्क्वायर करोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 11 का स्क्वायर 121, ए प्लस बी कितना दिया हुआ था 11, तो यहाँ रख दिया 11, ठीक है 121 हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2ab की वैल्यू यहाँ से लिख दोगे, ए बी की वैल्यू 35 है, तो 2ab कितना हो जाएगा 70, 121, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 70 उधर जाएगा तो 30, 51 बचा, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब इसको फिर से स्क्वायर कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर कर दोगे, इधर 51 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये क्या वैल्यू आ जाएगी, ए टू द पावर 4 प्लस बी टू द पावर 4 प्लस ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ठीक है, 51 का स्क्वायर, ठीक है, 51 का स्क्वायर कितना होता है, मल्टीप्लाई करके निकाल लो, वैसे तो याद होना चाहिए आपको, 50 51 52 तक भी पहुंच जाते हैं बच्चे, 51 25 2601, ठीक है, 2601 इसका स्क्वायर हो गया, ए टू द पावर 4 प्लस बी टू द पावर 4 ट्वाइस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 35 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है, ए टू द पावर 4 प्लस बी टू द पावर 4 इज इक्वल टू 35 का स्क्वायर इंटू 2, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 2601, 35 का स्क्वायर कितना हो जाता है 1225, 1225 को ट्वाइस करोगे 2450 हो जाएगा, माइनस 2450, ठीक है, कितना बच गया 151 बचा यहाँ पे, यानी कि ए टू द पावर 4 प्लस बी टू द पावर 4 की वैल्यू क्या आ गई 151, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो गया, ठीक है। पूरा लिख के बता रहा हूँ मैं आपको, ये बार बार लिख रहा हूँ, पेपर में ये सब लिखना होता ही नहीं है, आपको पता है स्क्वायर हो रहा है, 11 का स्क्वायर सीधा करोगे 121 में से उधर 70, ये लिख दिया पहली बार, फिर दूसरी बार में सीधा ये लिख दोगे ये वाली लाइन, तीसरी बार में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं दिखा रहा हूँ, हम पेपर सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे सीखने वाले पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं चीज़ें, तो इसलिए मेरे को एक एक चीज़ लिख के मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे चल रही है, कौन सा किधर का के मैंने माइनस किया, फिर क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या डिवाइड कर रहे हैं, वो सब मैं आपको सिखा रहा हूँ लिख लिख के, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, पूछा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू बता दो, ठीक है। दो चीज बताता हूं यहाँ पे, एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं एंगल की, दूसरा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, दोनों पढ़ चुके हैं, उसका यूज करके ये क्वेश्चन करना है। वैसे तो बच्चे को देखते ही ये डायरेक्ट क्वेश्चन, जब ये प्रॉपर्टी पता होती है ना डायरेक्ट आंसर टिक होता है। ये एक्सटीरियर एंगल है किसका, ए बी डी का, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल का सम किसके इक्वल होता है, जो दो ऑपोजिट एंगल बचते हैं उसके इक्वल होता है। इस ट्रायंगल के जो दो ऑपोजिट एंगल होते हैं, एक तो यहाँ बना हुआ है, इसको छोड़ के ये जो दो एंगल बचते हैं ना पूरे पूरे, उनके सम के इक्वल होता है। अब ये दोनों एंगल कितने हैं, ये एक्स प्लस वाई है और ये जेड है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड किसके बराबर है, एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है, यानी कि 120 के इक्वल होगा, यानी कि आपका सी सही आंसर हो जाएगा। और भी तरीके हैं, और ये वाला भी दिया हुआ है तो इसका भी कुछ यूज कर लो आप। 110 किसके बराबर होगा, एक्स प्लस जेड के इक्वल होगा, एक्स प्लस जेड मिल गया यहाँ पे 110, 120 इस वाले ट्रायंगल में ले लो, ए सी डी, वाई है ना यहाँ पे, इस वाले ट्रायंगल में ले लो, 120 किसके इक्वल होना चाहिए, दिस प्लस दिस, जब ये 110 है तो ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगी इसकी वैल्यू, यानी कि वाई की वैल्यू 10 हो गई। आपसे पूछा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो 110 प्लस 10 120, ऐसे भी निकाल सकते हो, ये ज़्यादा ही लंबा तरीका है, ठीक है। आपने हर एक चीज़ बेसिक तरीके, मैं तो पहले एक्स निकालूंगा, एक्स प्लस वाई निकालूंगा, फिर वाई निकालूंगा, डायरेक्ट भी दिख रहा है तो आप डायरेक्ट निकालो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, देखो जब भी ऐसे दिया हो कोई भी ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशन दी हुई है और आंसर देखो, आंसर में कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज नहीं हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हो कि थीटा की कोई ऐसी वैल्यू ले लो जो बस नॉट डिफाइंड ना कर रहा हो इक्वेशन को, उसके अलावा कुछ भी वैल्यू दे दे वो,
जो आपको वैल्यू याद है ना, 0 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, 90 पे, ऐसी थीटा की वैल्यू लेनी है कि बस इक्वेशन में नॉट डिफाइंड वाला फंक्शन ना बन जाए, उसके अलावा कोई भी वैल्यू ले लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। सबसे आसान होता है 45 डिग्री ले लो, tan दिखते ही, tan 45 1, cot 45 स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। ठीक है, माइनस सेक्स स्क्वायर, सेक्स स्क्वायर 45 कितना होता है, √2। अब मैं बार डायरेक्ट बोल रहा हूँ, मैं बार बार टेबल नहीं लिखूंगा। √2 का स्क्वायर कितना होता है, 2। ये भी कितनी वैल्यू होती है, 2। √2 का स्क्वायर कितना होता है, 2। 1 + 1 2, 2 2 ज़ा 4, 2 - 4 -2 आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। ठीक है, इतना छोटा सा क्वेश्चन था। इसको ना ट्रिग्नोमेट्री में कुछ आइडेंटिटीज भी होती हैं। अभी मैं आइडेंटिटी वाला क्वेश्चन डाल नहीं रहा हूं, क्योंकि अगर यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस में होता आंसर तो मैं ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी सिखाता यहाँ पे। लेकिन अभी मैंने ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुटिंग से सिखाया है, क्योंकि आंसर देखो है ही नहीं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ठीक है ना, तो इसलिए डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्यूब क्यूबाइड का लास्ट क्वेश्चन होगा आई थिंक, उसके बाद क्यूब को छोड़ देंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, अलग अलग फॉर्म्स भी कर लिए, अलग अलग स्टेटमेंट भी कर लिए, उसके बाद आई थिंक क्यूब का क्वेश्चन नहीं डालना है। बोल रहा है अ क्यूबॉइड की साइड दी हुई है दिस दिस एंड दिस। एक बार ना मैं क्यूबॉइड के सारे फॉर्मूले लिख देता हूँ आपको। क्यूबॉइड में लेंथ होती है, ब्रेड्थ होती है और हाइट होती है। अगर आपसे वॉल्यूम पूछा जाए उसका, L × B × H। टोटल सरफेस एरिया पूछा जाए, 2 LB + BH + HL। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। एरिया ऑफ फोर वॉल्स भी पूछता है। उसमें क्या होता है, अगर आप चारों साइड का एरिया निकालना चाहते हो तो ऊपर वाला और नीचे वाला माइनस कर दो, डिपेंडिंग कि आपके वैल्यू क्या दी हुई है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके डायरेक्ट फॉर्मूले लिखने की या याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है, आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए पूछ क्या रहा है। फोर वॉल्स का मतलब चार दीवार का, ऊपर का और नीचे का माइनस कर दो। ठीक है, क्यूब के फॉर्मूले हम पहले ही देख चुके हैं, तो ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, दोबारा दोबारा नहीं लिखूंगा मैं। बोला क्यूबॉइड की साइड है ये, उसको मेल्ट करके क्यूब में बना दिया गया। जब मेल्ट करता है ना, मेल्टिंग का कॉन्सेप्ट देख लो, तो वॉल्यूम जो पहले वाले का होता है ना और दूसरे वाले का वॉल्यूम बराबर होता है, क्योंकि जो पिघलने के बाद जो मैटर बचता है उसी से उसको बनाया गया है क्यूब को, तो मैटर चेंज नहीं हो गया। मैटर मतलब तो जो उसकी वॉल्यूम है ना वो चेंज नहीं हो रही है। ठीक है ना, तो वॉल्यूम से वॉल्यूम को कंपेयर कर सकते हो आप, इसलिए ये चीज दी होती है। उसके बाद पूछ रहा है रेशियो ऑफ द टोटल सर्फेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड ऑफ दैट क्यूब। दोनों के टोटल सर्फेस एरिया का रेशो बता दो। क्यूबॉइड का वॉल्यूम मैंने आपको बताया L × B × H इक्वल होना चाहिए क्यूब के वॉल्यूम के। क्यूब का कितना होता है, साइड का क्यूब। ठीक है, 12 × 18 × 27 = A³। अब क्यूब रूट लेंगे, क्यूब रूट लेने के बाद आपको सीधा सीधा लिख सकते हो, देखो इसको 9 × 3 लिख सकते हो, इसको 9 × 2 लिख सकते हो, इसको 6 × 2 लिख सकते हो। ठीक है, अब आपके पास क्या बचेगा, और ब्रेक कर लो इसको, क्योंकि आपको क्यूब निकालना है ना। 6 × 2 = 12, 6 × 3 = 18, 9 × 3 = 27। ठीक है, क्यूब रूट निकालोगे तो इसका क्यूब लिखोगे। ठीक है, 6 6 और 3 और 2, 3 दूनी 6, 6 3 6 हो गए तो एक 6 बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये 2 3 है, एक 3 है, 3 3 हो गए तो एक 3 बाहर आ जाएगा, यानी कि 18 आपकी क्यूब की साइड की वैल्यू हो गई। टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है आपसे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड मैंने अभी आपको बताया, 2 LB 12 × 18 + 18 × 27 + 27 × 12। क्यूब का टोटल सरफेस एरिया 6 × साइड का स्क्वायर होता है, 6 × 18 × 18 हो गया। ठीक है ना, देखो कट कर लो, जरूरी नहीं है सब चीज मल्टीप्लाई करके आप आंसर निकालोगे, क्योंकि रेशो पूछा है तो काट के ही आया होगा। ठीक है, क्या आंसर आया वो देखेंगे अभी। 3 आ गया यहाँ पे, डायरेक्ट कट कर दिया। और अंदर से क्या कॉमन आ रहा है देखो, यहाँ से 9 निकल जाएगा, यहाँ से 9 निकल जाएगा, यहाँ से 9 निकल जाएगा। ठीक है, 9 निकाल देते हैं। 12 × 2 प्लस यहाँ से 9 निकला तो 2 × 27 प्लस यहाँ से 9 निकला तो 9 × 27 × 12।
ठीक है, यहाँ 18 × 18 × 3 बचा हुआ है। ठीक है, 9 से फिर कैंसिल कर दो, 9 दूनी 18। ठीक है, अब देखो क्या निकल रहा है, 2 भी निकल रहा है, 3 भी निकल रहा है, यानी कि 6 निकल रहा है बाहर। ठीक है, तो 6 को बाहर निकालेंगे तो यहाँ से 2 ये चला गया, 3 यहाँ से जाएगा तो 4 बचा, 2 यहाँ से जाएगा, 3 यहाँ से जाएगा तो 9 बचा, 3 यहाँ से जाएगा, 2 यहाँ से जाएगा तो 4 बचा। ठीक है, 3 दूनी 6 × 18, 6 से 6 फिर कट हो गया। ठीक है, 9 और 4 13, 13 और 4 17, 17:18 आपका आंसर आ गया, यानी कि 18 ही है ना। 9 और 4 13, 13 और 4 17, 17:19 आंसर आ रहा है। आई थिंक ऑप्शंस आई थिंक ऊपर नीचे हुए हैं, देख लेते हैं एक बारी किसका किससे पूछ रहा है। टोटल सरफेस और क्यूबॉइड का क्यूब से पूछ रहा है, क्यूबॉइड का क्यूब से पूछ रहा है। ये ऑप्शन शायद इस इधर उधर लिख गए हैं, इसको 17:18 था, तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए लगा लेना। ये इसका इधर लिख दिया है, इसका इधर टाइपिंग मिस्टेक हो गई है आई थिंक, तो आपका ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखो 19 तो कहीं आ ही नहीं रहा, 19 तो बन ही नहीं रहा है कभी, क्योंकि प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर यहाँ पे कहीं 19 होगा तो 19 कटेगा नहीं, तो 19 बनेगा, फिर 19 तो कहीं है ही नहीं, 19 भी नहीं निकल रहा, 17 भी नहीं निकल रहा, तो ऑप्शन तो यही बचेगा। 17 तो निकल रहा है, सॉरी 19 नहीं निकल रहा। ठीक है ना, तो फिर देख लेते हैं, ऑप्शन ए आपका सही है, एक बार क्रॉस चेक कर लेना। आई थिंक टाइपिंग मिस्टेक हुई है ऑप्शन में, तो ऑप्शन आपका बनेगा 17:18 ही सही आंसर बनेगा आपका। ठीक है, ये था लास्ट क्वेश्चन आज का। कुछ अच्छे क्वेश्चन थे, कुछ नॉर्मल क्वेश्चन, पुराने वाले क्वेश्चन ये तरह ही बेसिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड थे। ठीक है, आज की क्लास है ये। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। पुरानी क्लासेस अगर रिवीजन चल रही है उनमें कोई डाउट आ रहा है तो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो आगे आने वाली वीडियोस में मैं किसी एक क्वेश्चन के थ्रू आपको वो चीज़ें दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, और सोशल मीडिया हैंडल्स हैं ये, यहाँ पर आप ज्वाइन करें, क्योंकि पीडीएफ अगर किसी स्टूडेंट को चाहिए तो वो टेलीग्राम पर ही मिलेगी। ठीक है, और हम अभी ना शॉर्ट्स और शुरू करने वाले हैं। बेसिकली एक दिन में एक शॉर्ट डलेगी एक कॉन्सेप्ट के ऊपर। मैं आगे बता देता हूँ क्या शुरू कर रहे हैं हम। यहाँ पे देखो 5 दिन क्लासेस चलती है, मोस्ट प्रोबेबली 5 दिन ही होगा, 5 शॉर्ट्स आएंगी, चैप्टर वाइज चलेगी वो। जैसे सपोज करो अगर हमने ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट लिया तो ज्योमेट्री में कितने भी कॉन्सेप्ट है चलते रहेंगे। तो अगर किसी बच्चे को डायरेक्ट रिवीजन करना है क्वेश्चन के बिना ना, उसमें एक क्वेश्चन होगा जिसको मैं ओरली ही समझाऊंगा, मोस्ट प्रोबेबली ओरली ही रहेगा क्योंकि इतना टाइम नहीं होता उसमें। एक कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा, उसके ऊपर एक क्वेश्चन होगा वो समझाऊंगा, और हम एक शॉर्ट को अपलोड करेंगे फिर। ठीक है, डेली एक शॉर्ट आएगा, तो आप उसको भी देख सकते हैं रिवीजन के लिए। जब आपके कुछ चैप्टर्स खत्म हो जाए, जैसे सपोज करो आपका ज्योमेट्री खत्म या ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो गया और ट्रिग्नोमेट्री के शॉर्ट्स हैं और आपको रिवीजन करनी है कि हाँ मेरे को रिकॉल करना है कि क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ी थी, तो मैं सारे कॉन्सेप्ट वहाँ पे एक एक करके ना समझा रहा हूँ। तो आप सीधा जैसे रील स्क्रॉल करते हो वहाँ पे भी तो आप टाइम देते हो, यहाँ पे सीधा उस वाली रील को स्क्रॉल करना, सेलेक्ट करना और स्क्रॉल करते जाओगे तो नीचे लाइन वाइज ही आती है फिर वो बाद में। तो आपको पूरा चैप्टर ना बहुत जल्दी रिवाइज हो जाएगा, आपको रिकॉल हो जाएगा, हाँ ये भी पढ़ा था, ऐसे होता है ऐसे होता है ना, तो वो सारी चीज़ें बेनिफिशियल रहेगी आपके लिए। तो इस तरह से हम प्लान कर रहे हैं ना अभी कि शॉर्ट्स का यूज़ कर रहे हैं कि आप लॉन्ग टर्म फॉर्मेट तो काफ़ी देखते हैं, ठीक है, एक क्लास के बाद बोरियत हो जाते हैं, फिर आप शॉर्ट्स या रील्स चलाने लगते हैं, तो वहाँ पर भी ना कुछ ऐसा कंटेंट हम प्रोवाइड करें जो कम टाइम में आपको ना बेनिफिट दे पाए। तो सेम चीज़ ना हम फेसबुक और इंस्टा पे भी करेंगे। तो अगर किसी ने फेसबुक इंस्टा चलाते तो सभी आई थिंक, फॉलो नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं इन चैनल्स को भी। ठीक है, आज के लिए इतने रखते हैं, थैंक यू।